हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वप्रेरण। और इसके अलावा हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, एक होता है स्वप्रेरण गुणांक, जिसको हम लोग स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में ये दोनों टॉपिक कई बार पूछे गए कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, ऐसे करके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना है, ताकि आपको ये टॉपिक जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि जब हम लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच बीच में छूट जाती है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में समस्या होती है। तो अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। और थोड़ा सा सेंसिटिव होकर पढ़िए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग फैराडे के एक्सपेरिमेंट से इस चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, जिसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, या किसी भी कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित करते हैं, तो दोनों स्थितियों में उस कुंडली में एक क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, जिसके कारण उस कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और उस विद्युत वाहक बल को हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EMF भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ये अगर कोई भी कुंडली एक बंद परिपथ में होती है तो उस बंद परिपथ के कारण उसमें क्या करता है, एक विद्युत धारा को प्रेरित कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। तो ये सारी चीजें तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण, यानी स्वतः प्रेरण की घटना कैसे होती है। तो इसके लिए हम लोग एक चित्र के द्वारा, एक ग्राफ के द्वारा एक हम लोग कॉइल बनाते हैं, और उस कॉइल की सहायता से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि स्वप्रेरण की घटना होती कैसे है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉइल बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए क्या है, कुंडली है, और इसमें हमने क्या किया, एक बैटरी को जोड़ा, और इसके साथ साथ इसमें हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया, कुंजी, एक कुंजी है और ये कुंडली है। ये बैटरी, हम लोग जानते हैं कि ये बैटरी का प्रतीक होता है, बड़ा डंडा जो होता है वो आपका प्लस टर्मिनल को दिखाता है, छोटा वाला माइनस को दिखाता है। तो अब देखो, ये जो कुंडली है ये आपका क्या है, कॉइल है, कुंडली जिसको हम लोग कहते हैं, परिनालिका के रूप में है। तो जब आप क्या करेंगे, इस बटन को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, यानी इसको जब आप जोड़ेंगे, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि ये परिपथ क्या होगा, पूरा हो जाएगा। और इस परिपथ में इस दिशा में क्या होगी, एक धारा बहेगी, जो कि इस बैटरी के कारण उत्पन्न होगी, और इस दिशा में क्या होगी, एक धारा बहेगी। अब जब धारा बहेगी तो आपको यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो बैटरी है ये 5 एम्पियर की धारा को प्रोड्यूस कर सकती है, यानी मैक्सिमम 5 एम्पियर धारा ये उत्पन्न करने की इसकी क्षमता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 5 एम्पियर की धारा इसमें प्रोड्यूस होती है। तो जब इसमें आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो एक पूरा परिपथ बनेगा। तो जब ये पूरा परिपथ बनेगा तो आप स्वप्रेरण गुणांक फैराडे का जो हम लोग पहला जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था कि जब इसको हम ऑन करते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो भी धारा इसमें प्रवाहित होती है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे ऑन किए और तुरंत के तुरंत धारा जो है पहले शून्य थी, क्योंकि बटन बंद रहेगा तो धारा शून्य होगी, और तुरंत 0 से डायरेक्ट 5 एम्पियर की धारा हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे बटन ऑन किए और तुरंत यहाँ से धारा 0 से 5 एम्पियर तक हो जाए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है इसमें कि जब इसको हम ऑन करते हैं तो उस स्थिति में धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे पहले 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, यानी ये स्टेप बाय स्टेप करके बढ़ता है। इस प्रकार से धारा के मान में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। हालांकि आपको सिंपली प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट होती हैं कि हमें एहसास नहीं होता है कि धारा के मान में ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन अगर आप उसको स्लो मोशन में समझने का प्रयास करें तो आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि धारा का मान डायरेक्ट 0 से 5 एम्पियर नहीं होगा। उसको 0 से 5 एम्पियर तक होने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। धारा का मान पहले 0 रहेगा, 1 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा, 5 एम्पियर होगा, इस प्रकार से होगा। तो जब धारा का मान इसमें प्रवाहित होगा, यानी धारा जब प्रवाहित होगी तो उस स्थिति में धारा पहले 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो जब हम लोग एक टॉपिक तो हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि जब भी किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये ऑर्स्टेड के प्रयोग से प्रूव भी हो चुका है कि जब भी किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होती है, यानी धारावाही चालक जो तार होता है उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो उस स्थिति में यहां पर क्या होगा, इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा।
और ये चुंबकीय क्षेत्र जब धारा में परिवर्तन होगा तो उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो उस स्थिति में धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और जिसके कारण इसमें उपस्थित जो चुंबकीय क्षेत्र वो भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा और जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो उस स्थिति में इसी कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होगा। इसी कुंडली से संबंधित जो भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होगा और जब उनकी संख्या में परिवर्तन होगा तो इसी कुंडली में क्या होगी, एक प्रेरण की घटना होगी और उस प्रेरण की घटना के कारण इस कुंडली में इस धारा के विपरीत दिशा में एक धारा प्रेरित होगी। धारा प्रेरित होने से पहले इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी जब इसमें प्रेरण की घटना होगी तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस विद्युत वाहक बल को कहते हैं हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल। और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर ये कुंडली एक बंद परिपथ में होती है तो धारा के विपरीत दिशा में एक क्या करती है, धारा को प्रेरित करती है। जो क्या करता है, जो आपने लेंस का नियम पढ़ा उस नियम के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि जो भी इसमें प्रेरित धारा होती है वो हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन किसमें होता है, यहाँ पर परिवर्तन होता है इस बैटरी से जो इसमें प्रवाहित धारा होती है उसके कारण होता है। यानी धारा में परिवर्तन होता है तो इस धारा के विपरीत दिशा में, यानी अगर ये धारा इस दिशा में बह रही है तो इसके विपरीत दिशा में क्या होती है, इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और यही क्या है, स्वप्रेरण है। यानी एक ही कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि उस कुंडली में जब हम लोग उसमें करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो धारा होता है उसका मान स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। यानी कुछ ना कुछ उसमें समय लगता है, डायरेक्ट 0 से 5 नहीं होता है। तो यहाँ पर उस स्थिति में परिवर्तित धारा होती है और परिवर्तित धारा क्या होती है, प्रेरण को उत्पन्न करती है। ठीक यही प्रोसेस जब इसको हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं स्विच को, तो उस स्थिति में भी ऐसा ही होता है। उस स्थिति में धारा का मान 5 4 3 2 1 करके घटता, ना कि डायरेक्ट 5 से 0 हो जाता। ऐसा नहीं होता, धारा का मान 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे होता है। यानी हालांकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में बहुत फास्ट होती हैं, आपको इसका आभास नहीं होता। जैसे स्विच ऑन किया तुरंत बल्ब जल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि कोई भी धारा है वो डायरेक्ट 5 से 0 पर कैसे पहुंच जाएगा, उसको कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो उस समय के कारण इसके इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, क्योंकि धारा का मान बदलता है। और जब भी धारा का मान बदलता है तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रेरण होता है। और इसी कुंडली में, एक ही कुंडली में इधर से धारा जाएगी तो उसके विपरीत दिशा में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और वो उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है, इस धारा के कारण उत्पन्न होती है। तो इसी धारा का ये क्या करता है, विरोध करता है। तो अगर आपको लिखना है तो मैंने परिभाषा पर लिख दिया है। यहाँ पर देखिए कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि कुंडली बंद परिपथ में होती है तो कुंडली में एक धारा प्रेरित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं और इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। स्वप्रेरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक ही कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन के कारण से उसी धारा के विपरीत दिशा में एक क्या होती है और धारा उत्पन्न होती है जो उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। लेंज के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय ये स्वप्रेरण गुणांक, जिसको हम लोग कहते हैं स्वप्रेरकत्व भी जिसको कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको कहते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्वप्रेरण गुणांक। इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सेल्फ, इसका दूसरा नाम कभी कभी ऐसे पूछता है स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। तो स्वप्रेरकत्व पूछे या स्वप्रेरण गुणांक पूछे, दोनों चीजें एक ही है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब हम लोग समझते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। तो स्वप्रेरण गुणांक समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। फैराडे के नियम पे फिर से हम लोग आते हैं कि फैराडे ने बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, धारा के मान में वृद्धि करते हैं तो उस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के मान में भी परिवर्तन होता है। तो इस कुंडली में जब धारा में वृद्धि, जब इसको हम लोग ऑन करते हैं, इसको परिपथ को बंद करते हैं, तो उस स्थिति में इसमें धारा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। और जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो उस स्थिति में उससे संबंधित उससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा उसमें भी वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाकर बात करें तो आप कह सकते हैं
कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें जो उपस्थित धारा होती है उसके मान में भी परिवर्तन होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स, आपको नोट्स बनाने के लिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें, नहीं तो नोट्स बनाने में समस्या होती है। हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होने पर धारा के मान में भी वृद्धि होती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है, तो ये धारा के समानुपाती होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तो फाई जो है वो अनुकूलानुपाती हो जाएगा किसके, आई के। यहां तक समझ में आया। अब यहां पर जब आप इस चिन्ह को हटाते हैं तो कोई न कोई एक नियतांक आता है, यहां पर एक नियतांक आता है फाई इज इक्वल टू यल इंटू आई। यहां पर यल क्या है, तो यहां पर लिखेंगे जहां कैपिटल यल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, तो यहां पर यल का आपको स्वप्रेरण गुणांक मिल गया कि फाई बराबर क्या है, यल इंटू आई। तो यल क्या है, एक नियतांक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देना है कि जब इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो आपका होता है, यहां पर लिखेंगे फैराडे के, आगे इसी में हम जानते हैं, यहां पर लिखेंगे चूंकि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई होता है, ये बराबर होता है माइनस के डी फाई अपान डी टी के। ये टॉपिक हम लोग फैराडे के नियम में पढ़ चुके हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो बराबर होता है इज इक्वल टू माइनस का डी फाई अपान डी टी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समान बराबर होता है क्या, जो आपका विद्युत वाहक बल होता है। यानी समय के सापेक्ष अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में ज्यादा परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी ज्यादा होता है, फ्लक्स में अगर परिवर्तन कम होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कम होता है। ये फैराडे का नियम है। अगर यहां से हम फाई का मान यहां पर लाकर इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 से अगर हम मान रख दें तो यहां से आपको E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का D, और यहां से इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा L इंटू आई अपान डी टी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मान यल का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस यल को आगे कर लेते हैं और ये आ जाएगा डी आई अपान डी टी। इसको इधर भेज दीजिए तो इधर आ जाएगा, तो ये आपका आएगा E इज इक्वल टू इधर आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा डी आई अपान डी टी, और ये बराबर आ जाएगा माइनस का यल। आगे इसको सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू माइनस इधर चला आएगा तो आ जाएगा माइनस का ई, और इनटू ये चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा डी टी अपान डी आई। तो ये आपका आएगा स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र। तो यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग फिर से लगाते हैं। हम लोग जानते हैं, यहां पर फिर लिखेंगे यदि एकांक समय में परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित हो, अर्थात डी आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर और डी टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तब L बराबर आपका आ जाएगा माइनस का E। तब क्या आएगा, L का मान। अब देखो यहाँ पर डी आई और डी टी का मान अगर 1 हो जाएगा तो आपका L का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1 गुणे 1/1, और 1 से गुणा भाग करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप लिख सकते हैं L इज इक्वल टू माइनस का E। अब यहां से आप एक स्वप्रेरण गुणांक की नई परिभाषा लिख सकते हैं कि अगर
किसी भी समय एक एकांक समय में किसी परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित होती है तो उस स्थिति में जो स्वप्रेरण गुणांक होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो आप ये चीज आगे लिख सकते हैं कि यदि एकांक समय अंतराल में परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित होती है तो उस स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। यहां पर माइनस चिन्ह क्या है, तो माइनस चिन्ह हम लोग जानते हैं कि फैराडे ने बताया था कि जो माइनस चिन्ह होता है ये चीज बताता है कि यहां पर कि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये क्या होता है, उत्पन्न होता है, और ये क्या करता है, उसका विरोध करता है। तो ये जो माइनस चिन्ह है ये यही बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो इस फ्लक्स में परिवर्तन का जो फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है ये उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, जो कि हम लोग लेंज के नियम में पढ़ते हैं। तो लेंज के नियम में आपने यही पढ़ा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो होती है वो सदैव उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो आई होप आपको ये माइनस चिन्ह से कोई समस्या नहीं होगी। आपको इतना केवल जान लेना कि ये क्या करता है, ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, अगर आपको नोट्स बनाना है तो सारी चीज़ें जैसे हमने लिखा सीधे वैसे आप अच्छे से नोट्स में लिख सकते हैं, और इससे अच्छा आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित और भी वीडियोस देखना है तो चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे कई सारे वीडियो मैंने क्लास 12th फिजिक्स के काफ़ी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने कवर किया है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो उसको आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।